नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई कई दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपितु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं। एमएसएमई के संवर्धन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार विभिन्न पहल के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। एमएसएमई और उसके संगठनों की भूमिका उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के प्रयासों में राज्यों की सहायता करना है। एमएसएमई के निर्देशक प्रदीप कुमार ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। एमएसएमई निर्देशक प्रदीप कुमार ने कहा कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बढ़िया प्रोडक्ट है जिसमें पोटेंशियल की कमी नहीं है। यह अनिवार्य है। पब्लिकली के बीच में सिंगल यूज प्लास्टिक अब अनिवार्य रूप से बैन है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को चालू किया गया। उन्होंने कहा, अगर हम इस तरह का यूनिट लगते हैं तो मार्केट की कमी नहीं होगी। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की को ट्रेनिंग लिए सभी उद्यमी को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया गया, जिसका नेतृत्व सहायक निर्देशक संजीव आजाद ने किया। सम्राट झा ने एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशक प्रदीप कुमार, संजीव आजाद, संजीव श्रीवास्तव का धन्यवाद किया। श्रीवास्तव जी और मंच पे हमारे सहायक निदेशक जी और प्रतिभागीगण, अभी जो मैं आप लोगों को सुना तो सुन के मैं खुद ऊर्जावान हो गया। आप लोगों ने जो ऊर्जा दिखाई वो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अगर इसमें आपने 2-4 यूनिट भी लगा लिया तो आप समझ लीजिए कि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, जिसमें पोटेंशियल की कमी नहीं है, मार्केटेबिलिटी की कमी नहीं है, और ये अनिवार्य रूप से इसको लिया जाना है पब्लिक के बीच में। सिंगल यूज प्लास्टिक अब अनिवार्य रूप से बैन है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया कि उसको बैन करके इसको खोला गया। तो ये एक बहुत बड़ा आपको मतलब कॉर्नर मिल गया, बहुत बड़ा आपको विंडो मिल गया, जिसके तहत अगर आप इस तरह के यूनिट को लगाते हैं तो मार्केट की कमी नहीं होगी। और यूनिट लगाने में सबसे पहले बात देखी जाती है कि हम अपने सामान या अपने सर्विसेज को कहाँ बेचेंगे, और इसमें बेचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपकी यूनिट ये सिक नहीं होगी। अब इसमें जो छोटी छोटी बातें या उस गंभीर बातें जो आती है कि हमें लोन नहीं मिलता है, तो हमें बैंक से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बिहार सरकार के इस डिपार्टमेंट से मुझे प्रॉब्लम होता है, तो ये सब बात जो है ना बहुत सामान्य बात है। और इस सामान्य बात का सॉल्यूशन भी नहीं है। ये नहीं कि आप, मैं बोल रहा हूं कि वो सामान्य बात है और इससे आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, बाधा भी पहुंचेगी, लेकिन आपको उस बाधा को ही दूर करना होगा, आप ही को दूर करना होगा। दिस इज योर बेबी, यू हैव टू मेक देम हैप्पी। बिहार के परिवेश में अगर बिहार में कुछ इस तरह की परिकल्पना स्थापित है तो उसको भेदने का काम आप ही को करना होगा, उसको दुरुस्त करने का काम आप ही को करना होगा। अभी मैं सुन रहा था, खासकर इनसे अनीता जी से, कि उनको लाइसेंस लेने के लिए बहुत दूसरे विभाग में जाना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा और फिर वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बताऊं कि पहले मैं बिहार सरकार में ही था और बिहार सरकार में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू है। SIPB में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू है। अभी 7-8 डिपार्टमेंट में, 4 डिपार्टमेंट में सिंगल विंडो हो जाता है, 2-3 डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो वहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1 महीना के अंदर स्वतः आपको क्लियरेंस मिल जाएगा।
अगर क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो डीम्ड क्लियरेंस माना जाएगा, और अगर डीम्ड क्लियरेंस भी नहीं मिला तो आपको एक नोटिस आएगा जिसमें ये बताया जाए कि इस वजह से आपको हम क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी विभाग हो। अगर वो क्लियरेंस नहीं दे रही है तो आपको लिख के बताएगी 1 महीना के अंदर कि हम इस वजह से आपको क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। और अगर वो लिख के नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका क्लियरेंस है। तो ये सब की जानकारी रहने से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना के, और वहां पर एक कमिटी बैठती है जिसमें छोटा सा इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आप, चूंकि आप लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो आपको इतना ज्यादा राहत मिलेगा कि जो इंटरव्यूअर है आपसे बहुत इंप्रेस होगा। वो ऐसी छोटी छोटी बातें पूछेगा जिसके लिए आप सदैव तैयार रहेंगे इस ट्रेनिंग करने के बाद। तो आपको वहां क्लियरेंस मिल जाएगा। बैंक से भी यही इशू होता है, बैंक भी यही जानना चाहती है कि आप टेक्निकली क्वालिफाइड है कि नहीं, फाइनेंशियली साउंड है। ये बैंक के लिए बहुत मायने नहीं रखता, आप टेक्निकली क्वालिफाइड है कि नहीं, आपका प्रोजेक्ट पोटेंशियल वायबल है कि नहीं। इसके लिए वो आपसे थोड़ा सा तहकीकात करेगा, आपसे पूछेगा, है ना, कुछ उसका टेक्निकल चीजें पूछेगा आपसे, और वो चीजें अगर आप बता दीजिएगा तो बैंक को तो खुशी होगी ना आपको देने में, क्योंकि बैंक तो चलता है लोन पे ही। अगर वो लोन देगा तभी उसकी रोजी रोटी चलेगी, पैसा वो लेगा तो उसका घर का आटा गीला होता है, लोन से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। तो आप ये मानिए कि बैंक अगर लोन नहीं दे रहा है तो बड़ी परेशानी मोल ले रहा है वो आपसे। वो परेशानी इसलिए मोल ले रहा है कि जो वो चाह रहा है आपसे, आपकी टेक्निकल एबिलिटी को देखना, वो उसको नहीं मिल पा रहा। कुछ कुछ उसमें भी परेशानियां होती हैं जो कृत्रिम रूप से जनरेट की हुई होती हैं, लेकिन उसके वो बहुत कम परेशानियां होती है, उसको आप लोग टैकल कर सकते हैं अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, टेक्निकली साउंड है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको लगता है कि हमारे विभाग ने जो आपको 1.5 महीना का ट्रेनिंग दिया हमारे कार्यालय ने, उसमें आपको बहुत सारी बातें बताई गई होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, आपको प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है। डीआरडीओ ने बिहार को अलग से आप लोग को एक पैकेज देने की 5% रिलैक्सेशन देने की बात कही है, जैसा कि अयाज जी बता रहे थे। तो वो एक बड़ी बात है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी थोड़ा सा स्केर्स है, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीआरडीओ आपको मार्केट रेट से भी कम पर दे रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। इस बात को आप लोग समझिए और उसके बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। और उसमें फिर पॉल्यूशन किसी का भी चक्कर आता है ना, तो दैट विल बी चाइल्ड्स प्ले फॉर यू, आपके लिए बच्चे का खेल होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जिस क्षेत्र को अपनाए हैं, ये इसमें अपार संभावनाएं हैं। और हमारी जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, उसमें आपने देखा होगा सीजीटी एमएससी हम लोग कराते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। उसमें भी यही बात होती है कि 5 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है बिना किसी गारंटी, कोलेटरल, सिक्योरिटी, ये सब के। तो उस सब में भी बैंक की थोड़ी सी हिच होती है, लेकिन उसको हम लोग टैकल करते हैं, बनाते हैं। हम लोग जीएम से बात करते हैं, जोनल मैनेजर से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फिर बात नीचे तक जाती है, उसमें बात बहुत हद तक क्लिक करती है। अगर नहीं क्लिक करती है तो उसको स्वाभाविक रूप से कारण बताना पड़ता है। एसएलबीसी की मीटिंग होती है, आरबीआई की मीटिंग होती है, वहां पर ये सब बातों को उठाया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस हमारे पास आता है तो हम उसको आरबीआई में उठाते हैं, जहाँ बैंकर सारे रहते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि देखिए ये सब स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का निदान यहाँ करना है। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार उसका सॉल्यूशन उसको निर्देशित किया जाता है बैंक को कि भाई आप यहाँ क्यों ये प्रॉब्लम कर रहे हैं आप। तो अभी भी बैंक में थोड़ी सी जरूरत होती है, लेकिन बैंक भी बहुत हद तक अब मोमेंटम पा लिया है। वो भी, उसका भी ट्रांजैक्शन ऑफ लोन बहुत बढ़िया हो गया, पहले से वो ज्यादा लोन देने लगा है। बस थोड़ी सी आपको अपनी पहल पॉजिटिव रूप से दिखानी होगी, अपनी तन्मयता दिखानी होगी। आप उद्योग के प्रति समर्पित हैं, ये भावना वो जानना चाहेगा, और आप टेक्निकली साउंड है कि नहीं, और अपने प्रोडक्ट को आप कहाँ बेच पाएंगे। ये सब 4-5 बात आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से अगर उठा के उनको बता दीजिएगा,
तो हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो प्रोजेक्ट आपका रुकेगा नहीं, चाहे किसी स्तर पर हो, चाहे वो मतलब मैनेजर के स्तर पर हो या जीएम के स्तर पर हो। जीएम के स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है, ब्रांच मैनेजर या उससे ऊपर के लोग जो जोनल में होते हैं उसको इसको कर देते हैं सैंक्शंस। अभी हम लोग 30 तारीख को जा रहे हैं नालंदा, वहाँ के एसबीआई के जीएम के साथ में रहेंगे, साथ में हम लोग बात करते हुए पूछेंगे कि भाई कहाँ तक उनका प्रॉब्लम, हम लोग जो भेजे थे अपने केसेस को, कहाँ तक उनने वो उपलब्धि हासिल की। तो कुछ लोगों को जो मैं जानता हूँ बड़ी प्रोएक्टिव हैं, कुछ जीएम्स बहुत प्रोएक्टिव हैं, कुछ मैनेजर्स बहुत प्रोएक्टिव हैं। जो मिलता है वो बहुत अच्छा से बात करेगा आपसे। आप टेक्निकल चीज को अगर उसको आप बता दीजिएगा ना, तो आई थिंक ही विल कॉल यू टू गिव अ सैंक्शन लेटर, वो आपको बुला के सैंक्शन लेटर देगा। ये बात को आप मारिए, ठीक है। बिहार की मानसिकता थोड़ी सी प्रोग्राम करते हैं उससे ज्यादा ये कष्टदायक रहा, क्योंकि हम लोग जैसे गारमेंट्स में करते हैं तो वहाँ सारा चीज फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ प्रैक्टिकल, लेकिन हम आपको जो अर्बन ले गए तो उससे हम लोग को क्लियर हो गया, वहाँ जाने के बाद से हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम संजीव श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि वो आप लोग को संबोधित करें। 12 अगस्त 2022 को हमारी संस्था और एमएसएमई ने एक मेमोरेंडम साइन करके इस बिहार में पहली बार बायोडिग्रेडेबल हम लोग बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और आप लोग का फिजिकल मोड में सेकेंड बैच है, वर्चुअल मोड मिलाने पर थर्ड बैच है। और उसी की बात यह है कि अभी ऑलरेडी 9 यूनिट लग गया है, 2 यूनिट एक्सपेंशन मोड में है, मतलब मशीन बढ़ा रहा है अपना। 9 में से 2 यूनिट ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में है। भूटान और सिक्किम मार्केट से हम लोग को क्लियर कट बिहार बायोप्लास्टिक एसोसिएशन को ऑर्डर मिला है। और कल मुझे डीआरडीओ ने 7 यूनिट का एड्रेस भेजा है जो लोग रॉ मटेरियल के लिए यहाँ देगा। तो आप बैच में भी 2 लोग ऐसे हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, मैं नंबर शेयर करूंगा, आप लोग उनसे बात करके होलसेलिंग का काम स्टार्ट कीजिए रॉ मटेरियल का, क्योंकि वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा। श्री आजाद साहब का जो योगदान रहा आप सबों को 31 दिनों के अंतर्गत, जो एक्सपोजर जो आप लोगों से सुनने के लिए मिला, और इसमें आप लोगों ने आशा है कि आप लोग का बहुत ज्ञानवर्धन हुआ होगा। बहुत सारे एक्सपोजर्स जो इस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं उससे आप रूबरू हुए होंगे। तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने कार्यालय के गार्जियन स्वरूप हमारे निदेशक महोदय का, कि उन्होंने अभी हम लोग का बहुत व्यस्तम समय चल रहा है अपने कार्यालय में, और उस व्यस्तम समय में से समय निकाल के इस कार्यक्रम को सर ने दिया। सर का आशीर्वचन मिला इस कार्यक्रम में हम सबों को, तो इसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं अपने कार्यालय की तरफ से। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री संजीव श्रीवास्तव साहब का, जो आपके साथ खड़े रहे हैं इस मुहिम के अंतर्गत, और इस मुहिम को सफल बनाने में उनका इससे पहले भी बैचेस हुए हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आगे भी हम सबों का वो इस संदर्भ में सहयोग करते रहेंगे, ऐसी आशा है हमारे कार्यालय की तरफ से उनसे। मैं साथ ही आप सभी प्रतिभागी गण जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके सभी सेशंस को आप लोगों ने लिया, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सभी चीज़ों को सुना। मैं भी एक सेशन इसमें अपने प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम के ऊपर मैं लिया था, जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के ऊपर लिया था। तो आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो आप सबों का बहुत बहुत अभिवादन, और आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।